Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about arches, right? First of all, arches होता क्या है बेसिकली? आर्च होता कैसा है या दिखेगा कैसा? आप देख सकते हैं सामने ये जो आर्च होता है ये बेसिकली एक इन्वर्टेड केबल की तरह होता है जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया भी। तो आर्च आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा पैराबोला के फॉर्म में, राइट? इसमें जो नीचे होते हैं यहाँ पे जहाँ पे ये बेसिकली कनेक्टेड होता है इसको ये अबटमेंट बोलते हैं। ये इसका अबटमेंट होता है। इसी तरीके से दूसरे एंड पे भी ये भी जो होता है वो इसका अबटमेंट होता है। और सेंटर वाला जो पॉइंट होता है इसको हम क्राउन बोलते हैं। जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्राउन बोलते हैं। और सेंटर से ये जो हाइट होती है इसको राइज बोला जाता है। ये आपकी जो होती है ये राइज होती है, राइट? तो बेसिकली जो आर्च की अगर मैं बात करूं सिंपल, तो आर्च जो होता है वो बेसिकली इस तरीके से एक पैराबोलिक शेप का टाइप का दिखता है जिसमें यहाँ पे जो होता है वो एक अबटमेंट होता है जहां पे वो कनेक्टेड होता है जहां से लोड को ट्रांसफर करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे लोड को जहां पे ट्रांसफर करेगा वो भी इसका एक अबटमेंट है, बीच में एक राइज है और सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। और अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करूं आपसे कि अगर मेरे को इसको डिफाइन करना है तो टेक्निकली लैंग्वेज में मैं इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, तो बेसिकली एन आर्च एक्ट लाइक इन्वर्टेड केबल। जो आर्च होता है वो एक इन्वर्टेड केबल की तरह लाइक बिहेव करता है, राइट? तो आर्च एक्ट लाइक इन्वर्टेड केबल, इट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द बाइंडिंग मोमेंट इन लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली इसको जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर्स में, मतलब जहां पे हमको बहुत ज्यादा बड़ी स्पान चाहिए रहती है। और इसको रिप्लेस किससे करते हैं? रिप्लेस करते हैं बीम से। तो नॉर्मल जैसे हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें हमारी जो बीम की लेंथ होती है वो कितनी होती है? नॉर्मल होती है, बहुत कम होती है। तो वहां पे हम बीम बनाते हैं बिकॉज बीम वहां पे इकोनॉमिकल बनता है। लेकिन जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि कोई मैं ब्रिज बना रहा हूं, तो ब्रिज अगर मैं बना रहा हूं, अगर वाटर बॉडी के ऊपर बना रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि एक एंड पे कॉलम है, उसके बाद दूसरे एंड पे बहुत दूरी पे कॉलम होता है। इसका मतलब वहां अगर मैं बीम बनाऊंगा तो बीम मुझे अनइकोनॉमिकल पड़ेगा बिकॉज उस पर बैंडिंग मूवमेंट बहुत ज्यादा आएगा, बिकॉज उसका सेल वेट बढ़ जाएगा। तो अगर मैं वहां पे आर्च को यूज करता हूं तो आर्च जो है वहां पे बैंडिंग मूवमेंट को रिड्यूस कर देता है। कैसे बैंडिंग मूवमेंट इस पे रिड्यूस होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊं। तो जो मेन जो है ये इन्वर्टेड केबल की जैसे दिखता है, प्लस ये बैंडिंग मोमेंट को रिड्यूस कर देता है इन दी लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर। लाइक इट इज मेनली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। इसमें मेनली जो सब्जेक्ट होता है इस पे लोड आता है तो ये कंप्रेशन मेंबर के तरह बिहेव करता है। तो इट इज मेनली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, बट बिकॉज ऑफ रिजिडिटी, बिकॉज ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ बाइंडिंग मूवमेंट भी आता है और कुछ बेसिकली इस पे शेयर फोर्स भी आता है। दैट मीन कि जब हम आर्च को एनालाइज करेंगे तो हम इस पे बाइंडिंग मूवमेंट भी निकालते हैं और हम इस पे शेयर फोर्स भी निकालते हैं, राइट? अब आर्च के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं, इस आर्च को मैं कंपैरिजन करता हूं किसके साथ में? केबल के साथ में। केबल के साथ में कि केबल और आर्च में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो केबल होता है ये जो होता है वो आपका टेंशन मेंबर होता है। केबल जो होता है वो आपका टेंशन मेंबर होता है। दैट मीन कि अगर मैं कहीं पे केबल ब्रिज बना रहा हूं तो उस कंडीशन पे जितना भी लोड वहां पे आएगा तो केबल के ऊपर जो लोड ट्रांसफर होगा वो टेंशन की कंडीशन में होगा। मतलब जो केबल होगा वो टेंशन के थ्रू पूरे के पूरे लोड को बेयर कर सकता है। इसमें बाइंडिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। शेयर फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। सो टोटली जो होता है वो टेंशन मेंबर होता है, उस पर सिर्फ टेंशन आता है। लेकिन अगर मैं आर्च की बात करता हूं तो जो आर्च होता है वो बेसिकली कौन सा मेंबर होता है? कंप्रेशन मेंबर होता है। ये जो होता है वो टेंशन मेंबर होता है, ये जो कंप्रेशन मेंबर होता है। तो एक डिफरेंस तो आपका इसमें ये हो गया। सेकंड डिफरेंस की बात करूं अगर मैं, तो ये जो केबल होती है ये क्या होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है। तो केबल बेसिकली क्या होती है? एक रस्सी की तरह होती है। उसको आप क्या किसी भी शेप में बाइंड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबल होती है, उसको ऐसे मोड़ लो, आप ऐसे मोड़ लो, कैसी भी मुड़ जाएगी। लेकिन जो आर्च होता है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जैसा वो बना है वो वैसी का वैसी रहेगा। दैट मीन कि ये क्या है? ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। इसको आप किसी भी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट? तो एक डिफरेंस हो गया कि ये फ्लेक्सिबल मेंबर है और ये जो हो गया ये रिजिड मेंबर है। तो दो डिफरेंस आपके ये हो गए। तीसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो इस पे जो बाइंडिंग मूवमेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है जीरो। केबल के ऊपर कोई बाइंडिंग मोमेंट नहीं आता। इसका मतलब केबल को जब आप एनालाइज करेंगे उस पर बाइंडिंग मोमेंट क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा। बाइंडिंग मोमेंट को हम उस पर जीरो लेके जाएंगे, उस पर सिर्फ टेंशन आता है। लेकिन जब मैं आज की बात करता हूं तो इसमें कुछ बाइंडिंग मोमेंट भी आता है एंड कुछ इसमें शेयर फोर्स भी आता है।
तो हम इन दोनों चीजों को इसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड डिफरेंस बेसिकली इसमें ये हो गया। तो कभी केबल और आर्च के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आप ये बोल सकते हैं कि केबल एक टेंशन मेंबर होता है, वो एक फ्लेक्सिबल मेंबर होता है, बेंडिंग मोमेंट उस पर जीरो होता है। बट आर्च के केस में ये कंप्रेशन मेंबर होता है, ये एक रिजिड मेंबर होता है, और इस पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कुछ बेंडिंग मोमेंट इस पर कैलकुलेट किया जाता है, बेसिकली इस पर बेंडिंग मोमेंट आता है। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब मैं इसके बाद बात करता हूं कि बेसिकली मैंने आपको अभी लास्ट पॉइंट में बताया कि जो आर्च को रिप्लेस किया गया है वो किसके साथ रिप्लेस किया गया, बीम के साथ रिप्लेस किया गया। दैट मीन कि जिस तरीके से हम बीम को यूज करते हैं कि स्लैब का लोड बीम पे ट्रांसफर होता है, बीम से कॉलम पे लोड ट्रांसफर होता है, इसी जगह पे बीम की जगह पे हम आर्च को यूज कर सकते हैं। आर्च भी बीम की तरह ही काम करता है, मतलब उससे ऊपर स्लैब से लोड आएगा आर्च के ऊपर, आर्च से लोड कहां जाएगा, नीचे आपके अबटमेंट्स पर ट्रांसफर होगा। लेकिन डिफरेंस ये है बीम और आर्च में कि जो बीम है वो इकोनॉमिकल है शॉर्टर स्पान के लिए, छोटी स्पान के लिए। जैसे जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है उसमें आपको बीम दिखेगा, उसमें आर्च नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि हम वहां पे आर्च नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, बट वो एक तरीके से उसका व्यू भी अच्छा नहीं लगेगा नॉर्मल जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें, और दूसरी कंडीशन में वो अनइकोनॉमिकल भी रहेगा। लेकिन जब हम लॉन्ग स्पान की बात करते हैं तो लॉन्ग स्पान में हमारा जो बीम होता है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, और जो आर्च होता है वो इकोनॉमिकल होता है। किस तरीके से होता है, तो यहां पे हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। मान लीजिए कि अपन सबसे पहले एक एग्जांपल के फॉर्म में ये एक बीम लेते हैं, ये एक बीम लेते हैं, ये बीम है। इस बीम पे मैंने सेंटर पे एक लोड लगा दिया, राइट, जस्ट एग्जांपल ये 100 किलो न्यूटन का लोड, और इसकी जो टोटल स्पान है वो स्पान ले लीजिए, वो एल मीटर की, राइट। इसके बाद ये जो लोड लग रहा है ये लग रहा है यहां से L/2 पे, यहां से भी लग रहा है L/2 पे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। और फिर क्या करिए, यहां से एक सेक्शन काटता हूं मैं एक्स एक्स, और इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट में यहां पे मूवमेंट निकालता हूं बीम के ऊपर, जिसकी लेंथ एल है, जिस पे लोड लगा है 100 किलो न्यूटन का, इधर से डिस्टेंस L/2 है, यहां से डिस्टेंस L/2। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो इसकी जो वर्टिकल रिएक्शन होगी, अगर 100 का लोड है और सेंटर पे लग रहा है, इसका मतलब ये की रिएक्शन क्या होगी, 50 किलो न्यूटन, हाफ इधर आएगा, और बीबी कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन, हाफ लोड यहां चला जाएगा। तो अगर मुझे इस एक्सेस पे मूवमेंट निकालना है तो इसका मूवमेंट क्या होगा, अगर मैं मूवमेंट निकालूंगा तो mx किसके ऊपर निकाल रहा हूं, सबसे पहले मैं बीम के ऊपर। तो इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, यहां से ये va घूमेगा क्लॉकवाइज, va इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए हम x डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, यहां से यहां की डिस्टेंस x है, तो ये कितना होगा, va इंटू x के बराबर। अब इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, यहां से यहां तक के बीच में कोई लोडिंग है क्या, नहीं, मतलब जो मूवमेंट बनेगा इस पॉइंट पे वो सिर्फ इस वर्टिकल रिएक्शन की वजह से बनेगा, va इंटू x के फॉर्म में, va इंटू x, और va इंटू x मतलब va कितना है 50 इंटू x, इसका मतलब मैक्सिमम जो मूवमेंट आएगा x डिस्टेंस पे वो 50x के बराबर आएगा इन केस ऑफ। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से कोई आर्च बनाता हूं, ये मैंने आर्च बनाया, ये भी दोनों तरफ से हिंज सपोर्टेड है, इसकी स्पान भी एल है, इस पे भी 100 का लोड लगा है, और इसमें भी एक सेक्शन में काटता हूं एक्स एक्स, जिसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो एक्स, मतलब जो लेंथ का बीम था उसी लेंथ का ये आर्च है, जितना लोड इस बीम पे आ रहा था उतना ही लोड इस आर्च पे आ रहा है, राइट। और जितनी डिस्टेंस पे मैंने यहां मूवमेंट निकाला था उतनी ही डिस्टेंस पे मैं इस आर्च में मूवमेंट निकाल रहा हूं। तो जब मैं इस आर्च पे यहां मूवमेंट निकालूंगा mx, तो यहां जो मूवमेंट बनेगा, यहां से पहले एक वर्टिकल रिएक्शन होगी va, जो कि यहां पे भी 50 होगी। तो सबसे पहले बनेगा, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, यहां से va घूमेगा क्लॉक वाइज, va इंटू ये डिस्टेंस, तो va इंटू एक्स एक्स। उसके बाद यहीं खड़े रहेगा, इसमें यहां पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आती है आज HA। तो आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, HA के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप y मान लीजिए, y मान लीजिए। तो इस पॉइंट पे जब निकालेंगे तो HA घूमेगा एंटी क्लॉक, मतलब माइनस HA इंटू y डिस्टेंस। क्या हुआ, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, सबसे पहले ये va घूमेगा क्लॉकवाइज, v इंटू ये डिस्टेंस x, मैं इसी पे खड़ा हूं, h घूमेगा कैसे, ऐसे घूम के आएगा, तो एंटी क्लॉक माइनस h इंटू ये डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर y। इसका मतलब va की वैल्यू थी 50, तो 50x माइनस HA इंटू y, ये होगा mx किसी आर्च के ऊपर मूवमेंट। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहां पे जो मूवमेंट आ रहा था बीम के केस में वो कितना आ रहा था, 50 इंटू एक्स के बराबर आ रहा था। एक्स की वैल्यू जस्ट एग्जांपल आप मान लीजिए कि 2 है, मान लीजिए, तो यहां पे मूवमेंट कितना हो जाएगा, 50 इंटू 2 100 किलो न्यूटन मीटर।
किसमें? बीम में। लेकिन जब मैं आर्च की बात कर रहा हूं तो आर्च में मूवमेंट है 50 इंटू एक्स और उसमें से माइनस होगा एच ए इंटू वाई, मतलब एच ए की जितनी भी वैल्यू होगी और वाई की जितनी वैल्यू होगी उतना मल्टीप्लाई होके बेसिकली इसमें से माइनस होगा। तो अगर माइनस होगा तो मूवमेंट रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये 50 मान रहा हूं और यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 मान रहा हूं तो 100 का मूवमेंट ये हुआ माइनस, इसमें से भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो इसमें से माइनस होगी, तो जो यहाँ मूवमेंट आएगा वो तो 100 से कम आएगा ना। इसका मतलब सेम स्पान में, सेम लोडिंग में आपका बीम के ऊपर आने वाला मूवमेंट ज्यादा है, बट आर्च के ऊपर आने वाला मूवमेंट क्या है? कम है। इसका मतलब आर्च जो हुआ वो क्या हुआ? इकोनॉमिकल पड़ेगा, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट कम आएगा। बेंडिंग मोमेंट कम आएगा तो क्या होगा? आपका डायमेंशंस कम रिक्वायर्ड होंगे, इसकी वजह से मटेरियल कम लगेगा, स्टील कम लगेगा, जिससे वजह से क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिकल हो जाएगा और इसका जो वेट होगा वो लाइट वेट भी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बेसिकली हम लोग इसीलिए लॉन्ग स्पान की जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जब हमारी स्पान लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो वहां हम बीम प्रोवाइड ना करके हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? वहां पे हम आर्च को प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक तरीके से बीम का रिप्लेसमेंट है। और रीजन है कि वहां पर उसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम आएगी, जिससे स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल भी बनेगा और लाइट वेट भी बनेगा। राइट? तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस होता है। अब इसके अगर मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात भी करता हूं, कि जो जैसे बीम आर्चेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आर्च में बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं या उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? तो आर्च के अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेज में होता है फॉर लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर्स आर्चेस हैव लेस बेंडिंग मोमेंट कंपैरिजन विद बीम। इसका मतलब पहला एडवांटेज ये होगा कि लॉन्ग स्पान के मेंबर्स में आपके पास आर्च के ऊपर जो होता है वो कम बेंडिंग मोमेंट होता है एज कंपेयर टू बीम। तो ये इसका पहला एडवांटेज होगा। अगर मैं इसके दूसरे एडवांटेज की बात करूं तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमको इकोनॉमिकल पड़ता है। तो बेसिकली हमारे एज अ सिविल इंजीनियर अगर हम कोई काम कर रहे हैं और कोई चीज हमें इकोनॉमिकल पड़ रही है तो वो तो हमारे लिए बेस्ट है। बिकॉज एक सिविल इंजीनियर का टारगेट क्या होता है कि स्ट्रक्चर आपका सेफ भी बनना चाहिए और प्लस इकोनॉमिकल भी बनना चाहिए। तो इकोनॉमिक भी है, तो ये भी इसका एडवांटेज है। एज कंपेयर टू बीम बनाएंगे, सेम स्पान लेंथ पे आर्च बनाएंगे तो ये आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो ये कुछ दो एडवांटेज है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करता हूं तो डिसएडवांटेजेस में ये होगा कि जो आर्च है वो आर्च को बनाने के लिए आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। दैट मीन ये जो आर्च बनना है ना, तो ये आपकी नॉर्मल लेबर नहीं बना पाएगी। जैसे आज के टाइम पे आप मार्केट में जाएंगे, जो लेबर है उसको पता है कि कंक्रीट कैसे बनता है, उसको आप लेके आएंगे और बीम बनना है तो बीम में वहां पे पता है कि किस तरीके से हजारों बिल्डिंगें बन रही है, हजारों जगह बीम बनना है, तो पता है ठेकेदार को कि किस तरीके से लोहा लगेगा, उसमें किस तरीके से स्टील बाइंड किया जाएगा, किस तरीके से कंक्रीट कास्ट की जाएगी, उनको सिंपल पता है। लेकिन वहीं अगर मुझे आर्च बनाना है तो आर्च में किस तरीके से स्टील को बाइंड करना है, किस तरीके से उसमें कट करना है, किस तरीके से बाइंड करना है, किस तरीके से उसमें सेंटरिंग लगेगी, ये हर किसी लेबर को नहीं पता है। दैट मीन कि वो स्किल्ड लेबर को ही पता है। तो यहाँ पे हमको एक स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है जो थोड़ी सी इकोनॉमिक अनइकोनॉमिक हो सकती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है या जिसको आप डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। राइट? इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये जो आर्चेस होते हैं ये अपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। आपने देखा होगा कि कभी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको आर्च नहीं मिले। किसी बहुत बड़ा हॉल होगा या बहुत बड़ा घर होगा, उसमें अगर आपने ड्राइंग रूम में बना दिया होगा, वो बात अलग है। क्योंकि वहां पे जब हम आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो अगर हमें लगता है कि व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए तो हम वहां पे आर्च बनाते हैं। बट एक तरीके से देखा जाए तो बिल्डिंग में जो आर्चेस होंगे वो अनइकोनॉमिकल जोन में जाएंगे, बिकॉज वहां पे आपको बीम बनाना है, बीम बनाना आसान है, उसका स्टील बांधना आसान है, लेबर कॉस्ट आपकी कम होगी, और उतनी स्पान पे अगर आप आर्च बनाओगे तो आर्च आपको क्या बनेगा? अनइकोनॉमिकल पड़ेगा, बिकॉज शॉर्टर स्पान के लिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता, इसको लॉन्गर स्पान के लिए किया जाता है। तो बेसिकली ये है आर्च के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली आर्च होता क्या है, फिर केबल और आर्च में डिफरेंस क्या होता है, फिर किस तरीके से बाइंडिंग मोमेंट रिड्यूस होता है आर्च के ऊपर, और क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्चेस की। थैंक यू।